हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है रानी परी के जादुई सोने चांदी के लहंगों के जादू की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कमलपुर नामक गांव में सुहानी और पवित्रा अपनी सौतेली माँ गायत्री के साथ रहती थी। सुहानी और पवित्रा की माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और उनके पिताजी माधव शहर की एक कंपनी में काम करते थे। सुहानी और पवित्रा की माँ की मृत्यु होने के कारण माधव को उन दोनों का ध्यान रखने में बहुत दिक्कतें आती थी। इसलिए सुहानी और पवित्रा के पिताजी माधव उन दोनों का भी ध्यान रखने के लिए गायत्री नाम की एक औरत से शादी कर लेते हैं। गायत्री का एक अपना बेटा भी था जिसका नाम रॉकी था। शुरू में गायत्री माधव के सामने सुहानी और पवित्रा से बहुत प्यार करती थी और उनका पूरा ध्यान रखती थी। लेकिन माधव के शहर जाने के बाद गायत्री सुहानी और पवित्रा से घर का सारा काम करवाने लगी और उन्हें कभी कभी भरपेट खाना भी नहीं देती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रॉकी अपनी माँ गायत्री से कहता है, माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ लुलु मॉल घूमने गया था और वहाँ पर मुझे एक सुंदर सी साइकिल पसंद आ गई है और वो साइकिल कोई और व्यक्ति खरीदे उससे पहले मुझे खरीदनी है। माँ, ठीक है मेरे प्यारे बेटे, चलो तुम्हारे लिए वो साइकिल अभी खरीद कर ले आते हैं। तभी तो मेरा बेटा दुनिया का सबसे स्टाइलिश बेटा लगेगा ना। वैसे कितने की है तुम्हारी वो साइकिल? माँ, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए की है। जल्दी चलो ना, नहीं तो कोई और वो खरीद ले जाएगा। माँ, गायत्री और रॉकी मॉल के लिए निकल ही रहे होते हैं कि तभी सुहानी गायत्री से कहती है, माँ, हमारे भी सारे खिलौने पुराने और टूट गए हैं। कृपया करके आप हमारे लिए भी सस्ते से खिलौने खरीद लेना। चुप कर बेवकूफ लड़की, अभी कुछ दिन पहले ही मैं तेरे लिए बाजार से खिलौना खरीद कर लाई थी। इतनी जल्दी तोड़ दिया तूने। अब तुझे वही टूटे फूटे खिलौनों से खेलना होगा और शाम को जब मैं आऊँ तो सारा खाना बना होना चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं, समझी? इतना कहकर गायत्री अपने बेटे रॉकी के साथ लुलु मॉल में साइकिल खरीदने के लिए चली जाती है और सुहानी शाम के खाने के लिए बाजार से सब्जियां खरीदने के लिए चली जाती है। सुहानी बाजार से सब्जी लेने जा ही रही होती है कि रास्ते में एक सड़क के किनारे एक बूढ़ी दादी बैठी होती है। सुहानी उन बूढ़ी दादी के पास जाती है और उनसे बोलती है, क्या हुआ बूढ़ी दादी, आप सड़क के किनारे इस तरह से क्यों बैठी हुई हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? बेटी, मुझे आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता और मैं घर का रास्ता भी भूल गई हूँ। कृपया करके तुम मुझे ये सड़क पार करा दो बेटा। सुहानी उस बूढ़ी दादी का हाथ पकड़कर उन्हें सड़क पार करा देती है। फिर जब सुहानी वहाँ से जाने लगती है तो वो बूढ़ी दादी एक परी के रूप में बदलकर सुहानी को आवाज लगाती है और सुहानी से कहती है, रुको सुहानी, आप कौन हैं? यहाँ तो एक बूढ़ी दादी थी ना, अचानक से इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई? सुहानी, मैं ही वो बूढ़ी दादी थी। मैं रानी परी हूँ। मैं परीलोक में अपने परीलोक की परियों के साथ रहती हूँ। परीलोक की सारी परियां कहती हैं कि पृथ्वी लोक के सारे लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। वो कभी भी किसी की मदद नहीं करते। परंतु मुझे लगता था कि जरूर कोई ना तो कोई अच्छा इंसान होगा ही, इसीलिए मैं पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी। क्या आप रानी परी हैं और आप परीलोक में रहती हैं और आप यहाँ घूमने आई हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सुहानी,
मैं बहुत देर से यहाँ बूढ़ी औरत के रूप में बैठी हुई थी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मुझे तो लग रहा था कि सच में पृथ्वी लोक पर भले लोग नहीं हैं, परंतु तभी तुमने मेरी मदद की। इससे साबित होता है कि तुम बहुत संस्कारी और नेक दिल की लड़की हो। ये लो, ये एक जादुई सोने का लहंगा है। ये तुम्हारे बुरे समय में हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। परी जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं एक बात बोलूं? हाँ, बोलो प्यारी बच्ची। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन भी है। क्या आप उसके लिए भी एक लहंगा दे सकती हैं? उसके कपड़े बहुत पुराने और फट गए हैं। हाँ, क्यों नहीं। ये लो, ये दोनों सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। ये सोने का लहंगा तुम्हें सोना चांदी और पैसा देगा, वहीं ये चांदी का लहंगा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं होने देगा। सुहानी रानी परी से वो दोनों सोने चांदी के लहंगे लेकर घर वापस आ जाती है और अपनी बहन पवित्रा को सारी बात बता देती है। सुहानी दीदी, अब तो हमारे पास ये सोने चांदी के जादुई लहंगे हैं। क्यों ना हम ये घर छोड़ दें? इनसे अब हम कुछ भी मांग लेंगे और हंसी खुशी से रहेंगे। पवित्रा, तुम ठीक कह रही हो। माँ के बाजार से लौटने से पहले हम दोनों इस घर से चले जाते हैं और इसी तरह से सुहानी और पवित्रा गायत्री और रॉकी के बाजार से लौटने से पहले वो घर छोड़ देती हैं और एक जंगल में चली जाती हैं। अब उन दोनों के रहने के लिए एक घर की जरूरत थी। सुहानी जादुई सोने के लहंगे से बोलकर उसके जादू से एक घर मंगा लेती है। हे जादुई सोने के लहंगे, कृपया हम दोनों बहनों के रहने के लिए एक सुंदर सा घर बना दीजिए। सुहानी के इतना बोलते ही वहाँ एक आलीशान घर प्रकट हो जाता है और दोनों उस घर के अंदर चली जाती हैं। फिर वो अंदर जाकर देखती हैं कि वो घर तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान, सुंदर सुंदर ड्रेसेस, बैठने के लिए बेहतरीन सोफे आदि चीजों से भरा हुआ है। दोनों बहनें उस घर में हंसी खुशी रहने लगती हैं। कुछ समय बाद सुहानी और पवित्रा के पिताजी माधव शहर से काम की छुट्टी लेकर घर आते हैं। माधव घर आकर गायत्री से बोलते हैं, गायत्री, मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ सुहानी और पवित्रा कहाँ हैं? जी पता नहीं, सुहानी और पवित्रा कहाँ चली गयी। मैं रॉकी के साथ बाजार गई हुई थी और जब घर लौट कर आई तो मेरी दोनों प्यारी बेटियां घर पर नहीं थीं। उस दिन से तो मेरा रो रो कर बुरा हाल है। पता नहीं दोनों बेटियां किस हाल में होंगी। क्या तुमने पुलिस की मदद ली? और ये बात कब की है? नहीं, मैंने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की। उन्हें घर से गायब हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। मुझे तो तुम्हारी बातों से साफ साफ नजर आ रहा है कि जरूर तुमने उन बेचारियों को परेशान किया होगा, इसीलिए वो घर छोड़कर चली गई होंगी। पता नहीं किस हाल में होंगी मेरी दोनों प्यारी बेटियाँ। मुझे तो उनकी चिंता हो रही है। मैं जा रहा हूँ। जिस घर में मेरी दोनों बेटियाँ रहेंगी उसी घर में मैं भी रहूँगा। और इस तरह माधव घर छोड़कर अपनी दोनों बेटियों को ढूंढने निकल जाता है। सभी जगह ढूंढने के बाद माधव को जंगल में एक घर दिखाई देता है। माधव चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया था। वो पानी मांगने के लिए उस घर में जाता है और देखता है कि उसकी दोनों प्यारी बेटियां सुहानी और पवित्रा वहाँ बड़े ही प्यार और आराम से रह रही थी। सुहानी और पवित्रा अचानक से अपने पिताजी को सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। पिताजी, आप हमारे पास आ गए। हमें माफ कीजिए, हमने आपको अपने घर में नहीं बुलाया।
वहाँ सौतेली माँ हम पर बहुत अत्याचार करती थी, जिस वजह से हम दोनों इस जादुई सोने के लहंगे की मदद से दिए हुए घर में रहने लगे। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बच्चियों, मैं भी तुम्हारी सौतेली माँ गायत्री को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आया हूँ और अब अपने आगे की जिंदगी तुम लोगों के साथ ही बिताऊंगा। ये सब देखकर जरूर तुम्हारी स्वर्गवासी माँ भी बहुत खुश हो रही होंगी। और उस दिन के बाद से माधव अपनी दोनों बेटियाँ सुहानी और पवित्रा के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। शिवनगर में पिंकी और माही नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों बहनों के आपस में बहुत ज्यादा प्यार था। पिंकी और माही का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक बूढ़ी माँ थी, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं रही। दोनों बहनों के पास एक छोटे से घर के अलावा और कुछ भी नहीं था। एक दिन की बात है, उनके घर रामधुन्नी सेठ आया और बोला, सुनो लड़की, तुम्हारी माँ ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, वो तो बिना कर्ज चुकाए ऊपर चली गई। अब ये कर्ज तुम लोगों को ही चुकाना होगा, समझी? पर सेठ जी, हम कर्ज कहाँ से चुका पाएंगे? हमारे पास तो कोई काम भी नहीं है। काम नहीं है तो मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए ही चाहिए। मैं तुम दोनों को 1 महीने की मोहलत और देता हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो फिर ये घर खाली कर देना, समझ गई ना? इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है। दीदी, अब क्या होगा? अगर हमसे ये घर छीन गया फिर हम कहाँ रहेंगे? बोलो ना दीदी, कहाँ जाएंगे हम? चिंता मत करो पिंकी, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जल्द ही काम करके सेठ के सारे पैसे चुका दूंगी। पर दीदी, हम करेंगे क्या? हमें तो कोई काम करने आता ही नहीं है। अगर किसी ने हम पर तरस खाकर भी कोई काम हमें दे भी दिया तो भी हम सेठ के पैसे 1 महीने में नहीं चुका सकते। पिंकी, भगवान पर भरोसा रखो, अब वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। माँ हमेशा कहती थी, मुश्किल वक्त से घबराना नहीं चाहिए। अब तुम आराम करो, मैं बाहर कहीं काम पता करके आती हूँ। दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी हम सेठ के पैसे चुका पाएंगे। देखो, अब मुझे मना मत करना। अच्छा ठीक है, चलो। फिर दोनों बहन पूरे दिन काम की तलाश में इधर उधर भटकती हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता। निराश होकर माही और पिंकी घर की तरफ आ रही थी। तभी उन्हें रास्ते में एक गरीब बूढ़ी महिला दिखाई देती है, जो अपने सर पर फलों की टोकरी लेकर लड़खड़ाते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। माँ जी, ये टोकरी आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको घर तक पहुँचा देती हूँ। ये टोकरी तो काफी भारी लग रही है, पर हम गरीब की भूख से ज्यादा भारी नहीं है। बेटी, मेरा तो रोज का यही काम है। आज फल ज्यादा नहीं बिके, इस वजह से ये टोकरी ज्यादा भारी हो गई है। कोई बात नहीं माँ जी, हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। लाइए, ये टोकरी हमें दे दीजिए। और फिर इस तरह माही और पिंकी ने मिलकर उस अम्मा को घर तक छोड़ दिया। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम दोनों बहुत ही नेक और ईमानदार लगती हो। मुझे बहुत दिनों से 2 नेक और ईमानदार लड़कियों की तलाश थी, इसलिए मैं हर रोज इस बोझ को अपने सर पर ढोने का नाटक करती थी। लेकिन आज तक मुझ गरीब बुढ़िया की किसी ने भी मदद नहीं की, और आज पहली बार तुम दोनों ने मेरी मदद करके साबित कर दिया कि दुनिया में अभी भी तुम जैसे लोग हैं जो दूसरों को दुखी देखकर उनकी मदद करते हैं। पर अम्मा, आपको नेक और ईमानदार लोगों की जरूरत क्यों थी? 1 मिनट रुको, ये देखो, ये सोने और चांदी के जादुई 2 लहंगे हैं। मैं हमेशा से ही चाहती थी कि ये लहंगे मैं उन्हें दूं जो सच में इसके सही हकदार हों।
और आज मैं सोने और चांदी के ये जादुई लहंगे तुम दोनों को दे रही हूँ। तुम ही इसकी असली हकदार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी। आपको नहीं पता, आपने हमें ये लहंगा देकर हम दोनों पर कितना बड़ा एहसान किया है। अम्मा, हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आप हमारे साथ चलकर हमारे घर में रहोगी तो हमें आपकी सेवा करने में बहुत ही खुशी मिलेगी। हाँ अम्मा, आपने हमारी इतनी मदद की है तो आपको अब हमारी बात माननी ही होगी। चलिए ना अम्मा जी। अच्छा ठीक है, चलो। फिर इस तरह माही और पिंकी उस अम्मा को अपने घर ले आती हैं और फिर दोनों बहन सोने और चांदी के लहंगों से खूब सारा धन मांगने लगती हैं। उन पैसों को लेकर सबसे पहले माही रामधुन्नी का कर्जा चुकाती है और फिर बाकी पैसों से उस अम्मा के साथ साथ गरीब और मजदूर और बेसहारा लोगों की मदद करने लगती है। एक गांव में शनाया नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की औरत थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी और अपने जादू का प्रयोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए ही करती थी। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत उनके पास आती है और बोलती है, बिटिया, मेरी बेटी की शादी है बेटा। मैं बहुत गरीब हूँ बिटिया, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। ठीक है बुढ़िया माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। इतना कहकर वो अपनी जादुई छड़ी से सोने के ढेर सारे सिक्के प्रकट करती है। बेटा, तूने मुझ गरीब की बहुत मदद की है, ऊपर वाला तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। इतना कहकर वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। ये सब करते हुए शनाया अपनी माँ को देख लेती है। शनाया सीधा अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आप अपने जादू से हमेशा दूसरों की मदद करती हो, आप मेरी भी मदद कर दो माँ। जरूर बेटा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। माँ, आप इतनी बड़ी जादूगरनी हो, मुझे भी थोड़ा जादू सिखा दो ना। बिटिया, तुम्हारी अभी पढ़ाई की उम्र है, इसीलिए मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम बड़ी हो जाओगी, मैं जादू तुम्हें तब सिखाऊंगी। अभी तुम ये सब नहीं सीख पाओगी बेटा। आप सीधा सीधा बोल दो ना माँ कि आप मुझे जादू सिखाना ही नहीं चाहती। इतना कहकर शनाया जोर जोर से रोने लग जाती है। उसकी माँ उसे रोता हुआ देखकर दुखी हो जाती है। रोना बंद करो बेटी, तुम्हें जादू सीखना है ना, मैं जरूर सिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मुझसे वादा करो कि कभी भी तुम अपने जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करोगी और हमेशा अपने जादू को दूसरों की मदद के लिए ही उपयोग करोगी। ठीक है माँ, मैं हमेशा दूसरों की मदद के लिए ही अपने जादू का इस्तेमाल करूँगी, कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है बेटा, अब तुम तैयार होकर स्कूल जाओ। स्कूल से आने के बाद मैं तुम्हें थोड़ा जादू सिखाऊंगी। शनाया खुशी खुशी अपने स्कूल चली जाती है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। स्कूल से आने के बाद उसकी माँ उसे जादू सिखाती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। शनाया अब थोड़ा बहुत जादू करना सीख चुकी थी। एक दिन स्कूल में, अरे शनाया, तुम्हारी माँ तो इतनी बड़ी जादूगरनी है, पूरे गांव की मदद करती है, तुझे भी तो थोड़ा बहुत जादू आता ही होगा ना। हाँ, और नहीं तो क्या, थोड़ा क्या, मुझे तो बहुत सारे जादू आते हैं, लेकिन मेरी माँ ने बिना वजह जादू का इस्तेमाल करने के लिए मना किया है। अरे, हम तुझसे कोई काम नहीं करवा रहे, लेकिन तू छोटा मोटा तो जादू दिखा हमें। सभी बच्चे जिद करने लगते हैं। शनाया प्लीज दिखा ना, शनाया जादू दिखा ना प्लीज। शनाया दिखा ना जादू, दिखा ना शनाया। शनाया दिखा ना शनाया। अच्छा ठीक है, रुको तुम सभी, मैं तुम्हें जादू दिखाती हूँ।
शनाया अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सभी बच्चों के लिए कपकेक प्रकट करती है। ये लो, ये सभी कपकेक सिर्फ तुम्हारे लिए, खा लो तुम सभी। सभी बच्चे कपकेक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और शनाया के लिए तालियां बजाते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, शनाया एक और जादू दिखाना, ये बहुत अच्छा जादू था शनाया। शनाया अपनी जादुई छड़ी से एक लड़की को गायब कर देती है और थोड़ी देर बाद उसको वापस ले आती है। सभी बच्चे ये देखकर तालियां बजाने लगते हैं और शनाया की बहुत तारीफ करने लगते हैं। उसी की क्लास में एक माया नाम की लड़की पढ़ती थी। वो हमेशा दूसरों को देखकर सिर्फ जलती ही रहती थी। ऐसा भी क्या जादू कर दिया इसने, सभी बच्चे इसी के गुण गा रहे हैं। देखना, मैं इससे भी बड़ी जादूगरनी बनूंगी और सभी को अपने वश में कर लूंगी। फिर ये सभी लोग जो आज इसके लिए तालियां बजा रहे हैं, वो फिर मेरी तारीफ करेंगे। उसके बाद माया शनाया के पास जाती है और बोलती है, ओ शनाया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ बाहर आना। माया शनाया को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। क्या बात है, क्या बात करनी है तुम्हें, बताओ। यार, तू कितना अच्छा जादू करती है, मुझे भी कुछ सिखा दे, मुझे भी जादू सीखने का बहुत मन करता है। मैं भी एक बहुत बड़ी जादूगरनी बनना चाहती हूँ और तेरी माँ की तरह मैं सब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मुझे भी जादू सिखा ना शनाया। नहीं नहीं, मेरी माँ कहती है पहले हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, उसके बाद वो हमें जादू सिखाएंगी। अच्छा ठीक है, अगर तू मेरी मदद नहीं करना चाहती तो मत कर। तो मुझे ये जवाब देगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी शनाया। अरे तू उदास क्यों हो रही है, मैं आज जाकर अपनी माँ से बात करती हूँ। फिर अगले दिन, सुनो माया, तुम शाम को मेरी माँ के पास आ जाना, वो तुम्हें आज जादू सिखाएंगी। शाम को माया जादू सीखने के लिए उनके घर आ जाती है। शनाया की माँ दोनों को जादू करना सिखाती है और माया भी थोड़ा बहुत जादू करना सीख जाती है। एक दिन, सुनो बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी बड़ी होकर गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो। आज मैं तुम दोनों को एक ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जहाँ सिर्फ एक जादूगर ही जा सकता है। उसके बाद तीनों अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर एक जंगल में चली जाती हैं। जंगल में एक पेड़ पर 2 सोने और चांदी के लहंगे के घर थे। शनाया की माँ उन दोनों लड़कियों को सोने वाले लहंगे के घर में लेकर जाती हैं, जहाँ पर बहुत सारी धन दौलत रखी थी। अरे वाह, कितनी सारी धन दौलत है, मैंने जिंदगी में कभी इतनी धन दौलत नहीं देखी। ये सारी धन दौलत हमें दूसरों की मदद के लिए ही उपयोग करनी है। हमें इस धन दौलत को अपने स्वार्थ के लिए कभी भी प्रयोग में नहीं लाना। उसके बाद शनाया की माँ उन दोनों लड़कियों को जादुई चांदी के लहंगे के घर में ले जाती हैं। उस घर में एक बहुत बड़ी जेल थी। अगर कोई भी जादूगर अपने स्वार्थ के लिए जादुई सोने के लहंगे के घर से धन दौलत लेकर चला जाता है और उसका इस्तेमाल करता है, तो ये चांदी का लहंगा घर उसे तुरंत सजा देता है और उसकी सजा से हमें कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए तुम दोनों जादुई सोने के लहंगे घर की दौलत सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए ही करना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हम हमेशा इस धन दौलत का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए ही करेंगे। उसके बाद तीनों अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर वापस अपने घर चली जाती हैं। वहीं माया उस जादुई सोने के लहंगे के घर के बारे में सोच रही होती है। अरे भाड़ में गया ये जादू वादू, अगर मेरे पास ये जादुई सोने के लहंगे की धन दौलत आ जाए तो मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगी। मेरे पास पावर होगी, मेरे पास पैसा होगा और दुनिया मेरे सामने झुकी ही रहेगी। अब मैं जल्दी से जाकर वो सारी धन दौलत उठा कर लाती हूँ। माया जादुई झाड़ू पर बैठकर
फिर से सोने के लहंगे के घर के पास चली जाती है और उसके अंदर जाकर सारी धन दौलत इकट्ठी करने लगती है और अपना थैला लेकर वहाँ से भागने लगती है। माया को ये करते हुए जादुई चांदी का लहंगा घर देख लेता है। ठहर जा लड़की, इतनी आसानी से नहीं भाग सकती तू। तूने लालच में आकर सारी धन दौलत अपने पास रख ली है। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज तेरी खैर नहीं, भागने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद जादुई चांदी का लहंगा घर उसे अपने अंदर खींच लेता है और उसे पकड़कर अंदर जेल में डाल देता है। मुझे माफ कर दो मुझे। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। घर जाने दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जादुई चांदी का लहंगा उसे माफ नहीं करता और सारी जिंदगी के लिए उसे जेल में कैद कर लेता है। वहीं शनाया बड़ी हो जाती है और अपनी माँ की तरह वो एक बहुत बड़ी जादूगरनी बन जाती है। शनाया भी अपनी माँ की तरह गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगती है और कभी भी लालच नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में किसी को भी पता नहीं चलता कि माया जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।